नमल। सुनिए मोहतरमा। गाजी मुस्कुराहट दबाए मोबाइल पे टाइप करने लगा। मुखातिब सुमर थी। आज रात डिनर पे चलेंगी मेरे साथ? चंद लम्हों में जवाब आया था। आप कौन? फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। आपका निकम्मा, बेरोजगार, 2 लोगों का कातिल, जेल पलट शोहर, जिसने आपकी दौलत के लिए आपसे शादी की थी। 8 बजे की बुकिंग करवा दूँ? बिल्कुल देगा। जाहिर है मैं तो कमाता ही नहीं हूँ। करवा दो। और वो उसका चेहरा तस्वर कर सकता था। सर झटक कर लिखती। यही है, बिल्कुल यही है। साथी अपनी सूरत के साथ झुक के खड़ा स्क्रीन को देखते हुए कह रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। बिलाखिर उम्मीद नजर आने लगी थी। चीनी औरत ने स्क्रीन का रुख इन दोनों की तरफ फेरा तो वो गौर से देखने लगा। वहाँ एक खूबसूरत नौजवान लड़की का चेहरा नजर आता था। स्किन टोन भी मुनासिब हद तक भरी जा चुकी थी और वो स्केच किसी असली तस्वीर के करीब करीब ही था। तुम्हें यकीन है कि उसके नकूश ऐसे ही थे? फारिस ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। सदी ने पूरे वसूख से सर अस्पात में हिलाया। उसका नाम डॉक्टर माया था। वो रोज़ मेरी पट्टी के लिए आती थी और गुड कॉफ जैसी बातें करती थी। मुझे उसकी शक्ल याद है। 90% यही शक्ल थी उसकी। अब क्या करना है हमें? इस अहम गवाह को कैसे ढूंढना है? अगर तो वो पाकिस्तानी हुई तो मिल जाएगी। अहमद अपनी जगह से उठते हुए बोला। वो पाकिस्तानी ही थी। जितनी उर्दू उसकी साफ थी और जितनी जल्दी वो मुझे बात बात पे एंटीबायोटिक के कोर्स पे लगा देती थी। वो पाकिस्तानी डॉक्टर ही थी। वो बहुत संजीदगी से बोला था। उसे हाशिम यहाँ से लेकर गया था। वो दोबारा नज़र नहीं आई। यकीनन वापस आ गई होगी। लेकिन तुम उसे कैसे ढूंढोगे अहमद? बिलखुसूस अब जबकि तुम जॉबलेस हो। फारिस ने धीरे से फिक्रा मुकम्मल किया। अहमद ने सिर्फ एक तंदु तेज़ नज़र उस पर डाली और फिर सदी को देखा। ये कम उम्र लड़की है। ग्रेजुएट हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ होगा। PMDC के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में इसे ढूंढ लूँगा मैं। जब तुम ये रकम एक कागज़ पे चंद हिंसे लिखकर उसे फारिस की तरफ बढ़ाया, मेरे अकाउंट में जमा करवा दोगे। दूसरी सूरत में ना तो तुम्हें इस जैसी स्केच आर्टिस्ट मिलेगी और ना ही ये जो स्केच बनाया है इसका एक भी प्रिंट आउट मिलेगा। जिसको भी हायर करोगे वो हाशिम को बता देगा। सो अब फैसला करने के लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं और वायर ट्रांसफ़र के लिए 1 मिनट। फिर घड़ी देखी। 59 सेकंड, 58 सेकंड। अच्छा। फारिस ने बुरा मुंह बना के उसे देखा और मोबाइल ऑन करते हुए उस कागज़ को पकड़ा। नकूश तन गए थे और माथे पे बाल पड़ गए। वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ मोबाइल पे बटन दबाने लगा। अहमद ने एक दूसरा कागज़ सादी की तरफ बढ़ाया। मेरी कंसल्टिंग फ़ीस जो आप अदा करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग तो आपकी भी एक्टिव है। जब सादी उसे घूरता रहा तो उसने ज़ोर देकर कहा, मतलब मैं इस स्केच को डिलीट करवा दूँ? सादी ने झटपट और उसे घूरते हुए मोबाइल निकाला। चंद लम्हे की खामोशी के बाद अहमद के मोबाइल पर यके बाद दिखरे दोनों नोटिफिकेशंस मौसूल हुए। आप बेफिक्र हो जाओ, मैं इस लड़की को ढूंढ लूँगा। उसने चीनी औरत को चलने का इशारा किया तो वो किसी रिपोर्ट की तरह उठी और बाहर निकल गई। वो दोनों इसी तरह तनदेही से उसे घूर रहे थे। अहमद शफी ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट हलक के अंदर उंडेला, मग सामने रखा और फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। मैं जॉबलेस नहीं हूँ, फ्रीलांसर हूँ। तुम लोगों के साथ जॉब ही कर रहा था, जिसकी मुझे अच्छी भारी तनख्वाह तुम दोनों ने मेरे बेरोज़गार दोस्तों ने दे दी है। बहुत शुक्रिया। अब चलता हूँ। कॉलर झटक के कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों अभी तक बिल्कुल चुप होकर उसे घूर रहे थे। पैदाइशी फ्रॉड। जवाहरात करदार अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसका चेहरा अहानत से तमतमाता था। क्लब की औरतों की बातें याद आ रही थी। सनग्लासेस पहन के, इयर रिंग्स नोच के उतारे, फिर अपने सरापे को कदबर आईने में देखा। ये झुर्रियाँ, ये लकीरें, ये कहाँ से नज़र आने लगी थीं? गुस्से और परेशानी से उसने गालों पे हाथ फेरा। वो मुस्तरब थी, शिकस्त खोरदा थी। क्या करे? खुले दरवाजे से वो देख सकती थी कि लाउंज में मैरी एंजियो और फियोना एक साथ खड़ी होकर कोई बात धीमी आवाज़ में कर रही थी। मौजू यकीनन मालकिन की दिलचस्प हालत थी। यहाँ खड़े क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो, जाओ। वो चिल्लाकर कफन फाड़ अंदाज में बोली थी। मैरी पलट गई, फियोना रह गई। हाशिम साहब का हुक्म है कि आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं, आपको अकेला ना छोड़ो। मुझे आपके 10 मीटर करीब के दायरा कार में रहने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे आपके कमरे के बाहर रहना पड़ेगा। मैं माजरत चाहती हूँ मैम।
مگر اس کا انداز معذرت چاہنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی اور لبوں پہ مسکان جلوہ گر تھی۔ دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں، وہ سرخ ببو کا چہرے کے ساتھ چلائی تھی۔ فیونا نے ادب سے سر کو خم دیا اور اس کے دروازے کے ساتھ رکھے اسٹول پہ جا بیٹھی۔ اس کا انداز فاتحانہ تھا۔ جو کرنا ہے اب کر لو۔ جواہرات اس پہ جپٹنا چاہتی تھی، گویا اسے ناخنوں سے نوچ کھائے، مگر اوپر سے سینے اترتا نوشروان نظر آیا تو وہ رکی۔ وہ بیزار سا رف حلیے میں نیچے آتا دکھائی دے رہا تھا۔ شیرو، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی طرف لپکی۔ وہ آخری سینے تک پہنچ گیا تھا۔ ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ آپ کو کیا ہوا؟ دیکھ رہی ہو تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اب اسے پرواہ نہ تھی کہ کون سنتا ہے کون نہیں۔ وہ مجھے سزا دے رہا ہے، وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے صرف وہی کرنا چاہا جس سے اس کے مسئلے کم ہوں۔ تو میں کیا کروں ممی؟ اور اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ گیا اور سینٹرل ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کیا۔ دیوار پہ نصب دیو ہیکل اسکرین چمک اٹھی۔ جواہرات ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے کے ساتھ جلدی جلدی بولی، تم اس سے بات کرو، اس سے کہو کہ وہ اپنا رویہ بدلے۔ بھائی میری نسبت آپ کی زیادہ مانتا ہے ممی، آپ دونوں کا آپس میں زیادہ اچھا رابطہ ہے۔ مجھے پٹوانا ہو یا علیشا کے شیئرز واپس خرید کے مجھے کمپنی سے کک آؤٹ کرنا ہو، ہر چیز آپ دونوں جیسے پہلے طے کر لیتے تھے ویسے ہی کر لیں۔ نوشروان، میں تمہاری ماں ہوں، وہ بے یقینی سے چلائی تھی، اور آپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ وہ ترہم زدہ نظر اس پہ ڈال کے بولا تھا کہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھو، کبھی بڑے بھائی کی غلط باتوں پہ اس کو ٹوکو نہیں، بس پیسہ خرچ کرو، سکون سے عیش کرو۔ بزنس کے معاملات، کس کو کب قتل کرنا ہے، کس کو اغوا کرنا ہے، یہ سب ہمیں ہینڈل کرنے دو۔ آپ نے مجھے کبھی ہینڈل کرنا سکھایا ہی نہیں، کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیا، تو اب میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ تم، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تم اس سے بات تو کر سکتے ہو، اس کو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ وہ بے حس نہ بنے۔ اسے یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے، ظالم، بے حس۔ اب اس کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ بھائی کو پتھر کا مجسمہ آپ نے بنایا ہے، سنگ مرمر کی طرح اس کو رگڑ رگڑ کے پالش کیا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے پتھر سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں ممی۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں، اور اب جب کہ میں اپنی روشنی ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو مجھے اتنا خود غرض بنا دیا ہے ان گزرے سالوں میں آپ نے کہ میں خود اکیلا ہی منور ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مجھے معاف رکھیں اپنے معاملوں سے۔ ہم یوسفس نہیں ہیں، چھوٹے گھر میں رہنے والے عام لوگ نہیں ہیں، ہم جن کا بچہ بچہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، کیونکہ کٹھن وقت میں ایسے اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ ان کی ماں نے ان کو دوسروں کے مسئلے دور کرنے سکھایا ہے، اور میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں۔ مجھے آپ نے کبھی کسی قابل ہونے ہی نہیں دیا۔ سر جھٹک کے اس نے ٹی وی بند کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس پرسکون سی کالونی میں سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کے اندر تناؤ زدہ ماحول چھایا تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں فارس سعدی سامنے آمنے کھڑے تھے، اور سعدی برہمی سے کہہ رہا تھا، میری بہن گواہی نہیں دے گی، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سعدی، سمر اسے نہیں بلائے گی تو ہاشم بلائے گا، اسے پیش ہونا پڑے گا۔ فارس اس کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بے غیرتوں کی طرح اس کو بےعزت ہوتے دیکھوں؟ وہ آدمی ہر طرح کے سوال پوچھے گا۔ سعدی کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا اور وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا تھا۔ آہستہ بولو، تمہاری امی سن لیں گی تو ان کو کیا وضاحتیں دیتے پھرو گے؟ اس نے دبی آواز میں جھڑکا تھا۔ ندرت کچن میں کھڑے ہو کے چولہا اپنی نگرانی میں حسینہ سے صاف کروا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاؤنج کے پرلے کونے میں کھڑے وہ دونوں کس بات پہ بحث کر رہے تھے، اور سمر اندر کمرے میں حنین کو کن سوالات کی تیاری کروا رہی تھی۔ وہ زخمی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ماں کچن میں مصروف ہے اور باپ دفتر میں، تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا؟ اس اولاد کو کون سمجھائے کہ ماں باپ کو ان کی رگ رگ کی خبر ہوتی ہے۔ یہ رات کو کمبل میں موبائل چلا کے کیا کرتے رہے ہیں، یا باتھ روم میں موبائل ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟
किस किताब में रख के कौन सा रिसाला पढ़ते हैं, सब नज़र होती है माँ की उनकी तरफ। माँ के सीने में कितने राज दफन होते हैं, ये बच्चे कब जान पाएंगे। आखिर बस जब नज़र आ रहा हो कि बच्चा बिगड़ रहा है तो हर वक्त की रोक टोक से मामला ख़राब करने की बजाय उसे मज़ीद तवज्जो और प्यार देने की कोशिश करते हैं मेरे जैसे वालिदैन, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको पलटा लाए, और ये समझते हैं कि माँ को कभी नहीं पता चलेगा कि क्या क्या गुल खिलाए हैं इन्होंने। बेगैरत ना हो तो वो साथ साथ चीज़ें उटक पटक भी कर रही थी। मैं फिर समात पे नहीं आऊँगा, वो खफा और बरहम सा कह रहा था। फारिस ने मज़ीद खौफ से उसे देखा था। मतलब अपनी बहन को अकेला कर दोगे? इससे हाशिम को क्या पैगाम मिलेगा? हाँ, सादी खामोश हो गया, मगर आबरू हनूज पीछे हुए थे। ऊपर हुनैन के कमरे में आओ तो वो बेड पे सर झुकाए कड़वी सी बैठी थी, हाथ बाहों फंसाए वो लब काटे जा रही थी। सामने कुर्सी पे बैठी जुमर नोट पैड हाथ में लिए गौर से उसे देख रही थी। फिर वो खंगारी, एक दफ़ा फिर से शुरू करते हैं, लेकिन तुमने अब नहीं रोना। अगर फैसला कर ही लिया है तो इस सब का सामना करो। हुनैन ने झुके चेहरे के साथ गीली आंखें रगड़ लीं। मुझे अंदाज़ा है कि हाशिम की अप्रोच क्या होगी। देखो, तुम मेरी गवाह हो। जब हल्फ लोगी तो मैं पहले सवाल करूँगी। उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। फिर वो आएगा और तुमसे जिरह करेगा। जिरह को क्रॉस करना कहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इन सवालात का ताल्लुक मेरे सवालों से हो। वो तुम्हारा किरदार मस्त करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कुर्ब से आंखें बंद की। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाएगा। तुमने जवाब में सिर्फ सच बोलना है। इज्जत सिर्फ सच दिलाया करता है, मोहताज सच। फिर मैं दोबारा तुम्हें री एग्जामिन कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ इन बातों की वजाहत के लिए सवाल कर सकती हूँ जो उसने पूछी थी। नई बात नहीं ऐड कर सकती। फिर वो दोबारा मेरी बात का तासुर ज़ाहिर करने के लिए कोई भी सवाल पूछ सकता है। उसे रीक्रॉस कहते हैं। नैन कुछ नहीं बोली, चेहरा झुकाए खामोशी से बैठी रही। मैं तुमसे सवाल पूछ चुकी हूँ। तुम जो जानती थी करदार के बारे में सब बता चुकी हो। अब समझो कि मैं हाशिम करदार हूँ और मैं यहाँ तुम्हें क्रॉस करने लगी हूँ। ओके। हुनैन ने इस बात में सर हिलाया, नज़रें अब भी झुकी थी। हुनैन यूसुफ खान, जुमर नोट पैड को देख कर बोली। मुलजिम नौशरवान करदार को आप कितने अरसे से जानती हैं? तकरीबन 8 साल से, वो धीमी आवाज़ में बोली। और यकीनन आप मुझे भी जानती होंगी। हना ने नज़र उठा के देखा। एकदम लगा वो कटहरे में खड़ी यारा मददगार, और सामने कीमती सूट में मलबूस तेज़ परफ्यूम की खुशबू से महकता हुआ वो खड़ा है और मुस्कुरा के उसे देख रहा है। जी। उसकी आवाज़ पस्त थी, दिल कांपा था। अभी आपने कहा कि आप कई माह से मेरे ख़ानदान की असलियत से वाकिफ़ थीं, लेकिन क्या आपने मेरे मुंह पे मुझे कभी ऐसी बात कही? नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे देर से पता चला था। कितना देर से? क्योंकि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि कई माह आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ते में रही थी, दिन में कई दफ़ा मैसेज करती थी। ये दुरुस्त है, मगर मुझे इस वक्त आपकी असलियत नहीं पता थी, और वो बातें आप अपनी फैमिली से छुप कर करती थी। क्या मालूम होने पे आपकी फैमिली इस बात को पसंद करती? मुझे नहीं पता। और जैसा कि आपने एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान कहा, एक जुमे की दोपहर बिरयानी खाते हुए आपके घर में मैंने वहाँ बैठ के आप लोगों से माफ़ी मांगी थी। जी, आपने ऐसा ही किया था। हुनैन, क्या ये दुरुस्त है कि आप एक बहुत अच्छी हैकर हैं? जी। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट के गिरने लगे। सारे मंजर धुंधला रहे थे। और क्या आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपसे फेवर मांगते रहते थे? मैं नाजायज़ काम नहीं करती। चलें, अपने दोस्तों को किसी क्राइसिस से निकालने के लिए अपनी हैकिंग स्किल्स तो आजमा ली होंगी आपने। जी, वो बोली तो जुमर की आवाज़ पस मंज़र में सुनाई दी थी। अहमद ने बताया कि वो जानता है ओसीपी के साहब के बारे में कुछ। अब वो लीडिंग सवाल पूछेगा। फिर जैसे उसे हाशिम की आवाज़ सुनाई देने लगी। हर सू धुंध थी और वो खुद को कटहरे में खड़ा महसूस कर रही थी। क्या कभी किसी बारसूख ओहदे पे मौजूद आदमी ने आपकी खिदमत के लिए आपसे रब्ता किया? जी। उसकी आवाज़ कँपाई। और क्या मदद मांगी थी उन्होंने आपसे? अब यहाँ आना मैं ऑब्जेक्ट करूँगी कि वो मौजू से हट रहा है, मगर जज मेरा एतराज़ रद्द कर देंगे। फिर तुम जवाब दोगी। उनकी बेटी की इज्जत खतरे में थी, वो उसको बचाना चाहते थे, और ये काम करने के लिए आपने बदले में कोई फेवर मांगा था उनसे? जी, मांगा था। आप इन साहब का नाम और उनका काम और फेवर की तफसील कोर्ट को बताएंगी, ताकि कोर्ट को मालूम हो सके कि आप किस किरदार की हामिल हैं। वो मर चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। उसने हिचकी ली।
सुमन ने तासुब से उसे देखा। ऐसे नहीं हन्ना, तुम्हें जवाब देना होगा, लेकिन एहतियात से। फिर वो ठहरी। आप हाशिम का सरदार नहीं हैं? वो एकदम गीला चेहरा उठाकर बोली। तो सुमन ने देखा उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। इसलिए आप यहाँ से जाएं, है ना? फिर विटनेस प्रेप कैसे करोगी? तुम्हारी वकील होने की हैसियत से आप मेरी वकील नहीं हैं, आप साथी यूसुफ की वकील हैं। मैं अपनी वकील खुद हूँ, मैं अपना मसीहा खुद हूँ। ये मेरी गलती थी, मैं इसे खुद फिक्स करूँगी। प्लीज़ आप जाएं। जुमर गहरी सांस लेकर उठ गई। बाहर आई तो फारिस सीढ़ियों के दहाने पे खड़ा था। हमें उसे दुबई भेज देना चाहिए, वो उसे देख के नाखुशी से बोला था। सदी को जो कहा सो कहा, मगर वो भी खुश नहीं था। मेरा भी यही ख्याल है। वो आसुदगी से सर हिला के रह गई, फिर चौंक के उसे देखा। वो डिनर अभी याद आया? वीकेंड पे। वो दुकान से मुस्कुराया। मगर बिल आप देंगी? हाँ हाँ ठीक है। वो खौफी से आगे बढ़ गई।